हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल जेएसआर एकेडमी। आज हम सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है दालों के आत्मनिर्भरता मिशन के ऊपर। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने दालों में आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी है। ये मिशन 1 अक्टूबर 2025 को मिशन किस नाम से, मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के नाम से मंजूर किया गया है। ठीक है, ये 6 वर्षीय कार्यक्रम है जो शुरुआत है 2025-26 से और लास्ट 2030 से 31 में, और वित्तीय व्यय 11,440 करोड़ रुपए का होगा। उद्देश्य है घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और दलहनों को आत्मनिर्भरता प्राप्त करवाना है। ठीक है, मतलब दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। और उत्पादन जो है वो 350 लाख टन तक बढ़ाया जाएगा और उपज 1130 किलोग्राम हेक्टेयर तक बढ़ाई जाएगी। ठीक है, और जो दालें रहेंगी वो होगी तुअर, अरहर की दाल, जिसे हम अरहर की दाल भी कहते हैं, और उड़द, जिसे हम काला चना भी बोलते हैं, और मसूर दाल, जिसे हम लाल मसूर भी कहते हैं। ठीक है, तो और जो खरीदारी है वो भी सुनिश्चित की गई है कि जो 100% जो फसल है उसको खरीदा जाएगा। तो सरकार ने ये बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिसे हम नेफेड भी कहते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जिसे हम एनसीसीएफ भी बोलते हैं, तो नेफेड और एनसीसीएफ, इन दोनों जो संस्थाएं हैं वो 100% राज्यों के किसानों से 100% उपज की खरीदारी करेंगे। ठीक है, और जो क्षेत्रफल है वो दलहनों के अंतर्गत क्षेत्रफल 310 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया जाएगा। अभी जो क्षेत्रफल है उससे अधिक 310 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों है हमें? क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाले बीज जो दिए जाएंगे किसानों को, जिससे अच्छी फसल की जा सके। ठीक है, तो सरकार ने बताया कि जब भारत आयात करता है दालों का, वो 15 से 20% तक आयात करता है। तो इस मिशन का लक्ष्य यही है कि भारत में आयात जितना कम हो सके उतना कम किया जा सके, और निर्भरता आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सके, और किसानों की उपज को बढ़ाया जा सके, किसानों की आय को बढ़ाया जा सकते। ठीक है, तो सबसे पहला इसका मिशन ये है कि 15 से 20% जो दालें आयात करनी पड़ती हैं वो आयात ना करके अपने ही देश में उगाई जा सकें। ठीक है, उत्पादन बढ़ाया जा सके, किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। ठीक है, अब मिशन के अंतर्गत रिसर्च है, बीज प्रणाली है, क्षेत्र विस्तार है, खरीद और मूल्य स्थिरता को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, और दालों की उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए कीटनाशक, जो भी फसलों को बर्बाद करने वाले कीटनाशक, कीड़े जो होते हैं उनको मारने के लिए कीटनाशक का उपयोग, और स्वास्थ्य और प्रोटीन की बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए दालों की खपत में लगातार वृद्धि हो रही है। इसकी आपूर्ति के लिए भी हमें जो दालें हैं उनकी उपज को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सरकार का मानना है। तो उच्च गुणवत्ता वाले बीज जो दिए जाएंगे किसानों को, उससे क्या होगा, वो कीट प्रतिरोधी होंगे, जिससे फसल में कीड़े ना लगें। और राज्य द्वारा 5 वर्षीय रोलिंग बीज उत्पादन योजनाएं भी तैयार की जा सकेंगी, और साथ ही जो पोर्टल है वो बीज की गुणवत्ता को और वितरण के ट्रैक को, मतलब बीज की गुणवत्ता को और वितरण को ट्रैक करेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि क्षेत्र विस्तार में 35 लाख हेक्टेयर से अतिरिक्त जो क्षेत्र चावल के बंजर पड़े हुए हैं उन क्षेत्रों को उत्पाद के लिए उपयोगी बनाएंगे। ठीक है, तो 35 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जो चावल के क्षेत्र हैं उनको दालों के लिए उपयोगी बनाएंगे। ठीक है, और फसल हानि को कम करेंगे, और प्रति यूनिट 25 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी किसानों को। इससे भंडारण अच्छा होगा, भंडारण में मदद की जाएगी, और बर्बादी कम हो, भंडारण अगर अच्छा हुआ तो बर्बादी कम होगी, और किसानों की आय को बढ़ाने में भी मदद की जाएगी। तो ये सब सब्सिडी के रूप में किया जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा जो महत्व है, मिशन का महत्व क्या है? आयात को घटाना है। आयात तो बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि 15 से 20% तो अभी आयात की जा रही है दालें, और विदेशी मुद्रा इससे बर्बाद होती है। मतलब हमारे पास जितनी विदेशी मुद्रा स्टोर है वो हम बर्बाद कर देते हैं दालों को खरीदने में। पहले ही हम तेल खरीदने में इतना विदेशी मुद्रा बर्बाद कर देते हैं, दालों में तो कम से कम बचा ही लें। गवर्नमेंट तो ये सोच ही रही है ना? तो ये सब गवर्नमेंट की प्लानिंग है। और पोषण और खाद्य सुरक्षा के लिए भी, और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जैसे दालें हैं मृदा उर्वरकता सुधारती हैं। इससे जैसे जो बंजर भूमि है अगर दाल उसमें उगा दी जाए तो वो उर्वरकता उसकी सुधर जाती है।
और पानी की भी ज़्यादा बर्बाद नहीं होता दालों को उगाने में, तो पानी की कम खपत होती है, ठीक है, पर्यावरण अनुकूल होती हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं करती हैं, और मौसम जोखिम से बचाने के लिए भी गवर्नमेंट इसके ऊपर प्रयास कर रही है। तो ये सब नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में निर्णय लिए गए हैं कि दालों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जा सके, जिससे लोगों को पोषण अच्छा पोषण दिया जा सके, क्योंकि दालों में प्रोटीन होता है, और दालें खाएंगे बच्चा हो चाहे बूढ़े हों चाहे जवान हो, सभी दालें खा के प्रोटीन को ग्रहण कर सकते हैं, पौष्टिक आहार है। तो इस तरह से दालों की खेती को और आयात को, दालों की खेती को बढ़ावा देना और आयात को कम करना, जिससे विदेशी मुद्रा को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अभी जो अंडमान और निकोबार में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, वो 20 साल बाद, मतलब 20 साल तक वो मतलब निष्क्रिय स्थिति में था और अभी सक्रिय स्थिति में हो गया है। और जब वो सक्रिय स्थिति में हुआ तो उस टाइम इतनी भयानक आवाज़ निकली वहाँ से कि कोई व्यक्ति अगर वहाँ हो तो वो बहरा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की आवाज़ उसमें से आई और ये 2 अक्टूबर की बात है। ये जो हुआ है ये 2 अक्टूबर को हुआ है, 2 अक्टूबर को ये विस्फोट हुआ है, ठीक है। और इस जिसकी ध्वनि कानों को बहरा कर देने वाली है। क्या है? बहरा कर देने वाली है, ठीक है। ये जो मिट्टी का ज्वालामुखी था वो पृथ्वी के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ सड़ते रहते हैं उससे गैस उत्पन्न होती है और वो पृथ्वी की ऊपरी सतह को धक्का देती है, जिससे क्या होता है कि एकदम से बहुत तेज़ी से विस्फोट होता है, जिससे काफ़ी ध्वनि ध्वनि के साथ विस्फोट होता है, और विस्फोट के साथ जो मलबा होता है वो बाहर आएगा और 3 से 4 मीटर ऊंचा मिट्टी का टीला बना देगा, और क्षेत्रफल भी कम नहीं है, क्षेत्रफल भी 1000 वर्ग मीटर में हो जाता है इसका, ठीक है। तो इस तरह का ये है हमारे पास मिट्टी का ज्वालामुखी, और ये है हमारे पास लावा का ज्वालामुखी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें से लावा नहीं निकलता, इसमें से लावा निकलेगा। ये जो आ रही है इस तरह से बैंड बनेगी, ये लावा निकल जाएगा यहाँ से और यहाँ लावा फैल जाएगा, लेकिन इसमें से जो है वो मिट्टी का ही जो मलबा निकलता है, मिट्टी का मलबा निकलेगा, और मिट्टी का मलबा निकलेगा तो ये जो एक इस तरह का शंकु आकार का ये बन जाएगा, ठीक है। और ये जो मिट्टी के ज्वालामुखी, मिट्टी, पानी और गैसों के विस्फोट से निर्मित भूवैज्ञानिक संरचना होती है ये, ठीक है। लेकिन आग्नेय जो ज्वालामुखी होती हैं लावा बाहर निकालती हैं, लेकिन ये लावा बाहर नहीं निकालती हैं। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। इनकी जो गैसें हैं वो मीथेन, भूमिगत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से उत्पन्न होती हैं। यहाँ अंदर जो भूमिगत कार्बनिक पदार्थ हैं, फंसे हुए पदार्थ हैं, वो मीथेन निकालेंगे और एकदम से प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ से ऐसे प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ते ही यहाँ से जो मलबा है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से ये जो मलबा है यहाँ फैल जाएगा, और कैसा बन जाएगा? शंकु के आकार का बन जाएगा, टीला बन जाएगा, शंकु के आकार का टीला, ये शंकु के आकार का टीला बन जाएगा, गुंबद की तरह, ठीक है। इसका आकार कुछ मीटर में और सैकड़ों मीटर में भी हो सकता है, ठीक है। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग से मृत्तिकामय पदार्थ परिवर्तित होकर पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं और ऊपरी परत और गैस जमा के दबाव के कारण सतह पर आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो मिट्टी के ज्वालामुखी है वो, और ये लावा का ज्वालामुखी, लावा यहाँ से अंदर से निकलता है और इस तरह से फैल जाएगा ये लावा का ज्वालामुखी है, जो जमीन के अंदर जो लावा होता है मैग्मा चैम्बर में से निकलते हुए इस तरह से लावा फैल जाता है ये, ठीक है। और ये मिट्टी का ज्वालामुखी शंकुनुमा बन जाएगा इस तरह से, ऊपरी सतह की जो शंकुनुमा बन जाती है। तो भैया हमें ये ध्यान रखना है कि जो मिट्टी का ज्वालामुखी होता है उसमें लावा का कोई काम नहीं है ना। ये तो ऊपरी जो कार्बनिक गैसें होती हैं वही बाहर निकल के बाहर निकलती हैं, और जो सतह मलबा होता है वो बाहर निकल आता है और शंकु की आकार की आकृति बना देगा, टीला गुंबद बना देगा। यहाँ पर लावा निकलता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना भैया। चलो आगे चलते हैं। आगे है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025। ये जो विश्व हरित सम्मेलन है वो 11वां सम्मेलन है, ये 11वां सम्मेलन है, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन है, WGES। ये 1 और 2 अक्टूबर 2025 को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दुबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। इसे हम UAE जो बोलते हैं वो संयुक्त अरब अमीरात होता है। इसका आयोजन दुबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी DSCE, दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी DWA और वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन WGEO द्वारा किया गया था। अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता में थे महामहिम शहीद मोहम्मद अल तायर, DSCE के उपाध्यक्ष, और DEWA देवा के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और WGEO के अध्यक्ष। तो ये अध्यक्षता में थे। संरक्षक महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, हमें याद रखना है अल मखतूम, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री तथा दुबई के शासक।
विषय क्या रखा गया? विषय था ये महत्वपूर्ण चीज़ तो यही है भैया, इसको याद रखना। तो प्रभाव के लिए नवाचार हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति देना, ठीक है। उद्देश्य क्या है? वैश्विक हरित परिवर्तन में तेजी लाना और जलवायु वित्त जुटाना, नवाचार को बढ़ावा देना और सार्वजनिक निजी भागीदारी ट्रिपल पी को मजबूती देना, ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक है एयरबस और टाटा एडवांस ने मेरे इंडिया के तहत 125 H-125 हेलीकॉप्टर जो फ्लाइट है उसका प्लांट लगाया है कर्नाटक में, कर्नाटक के बेमागल में। और ये जो हेलीकॉप्टर है वो 2027 जब शुरू होगा उसकी शुरुआत में ही बन के तैयार हो जाएगा और ये उड़ान भरने लगेगा। और जब H-125 हेलीकॉप्टर बनाया गया है इसे एशिया कई देशों में निर्यात भी किया जाएगा। इससे यह क्या होगा? इससे हमारी इकोनॉमी में भी सुधार होगा और यात्रा और रक्षा भी मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एयरबस जो एक कंपनी है, एयरबस और टाटा, इन दोनों ने मिलकर के एक सिस्टम, मतलब टाटा एडवांस सिस्टम जो टाटा कंपनी है उसने लिमिटेड लॉन्च अ न्यू एरा, जो कि मेरे इंडिया के तहत H-125 हेलीकॉप्टर को कर्नाटका में इसका प्लांट लगाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? ये जो H-125 हेलीकॉप्टर है भारत में नए नागरिक और अर्ध सार्वजनिक बाजार खंड विकसित करना है। यह भारतीय सशस्त्र बलों की हल्के बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टर की मांग पूरा करेगा, जो विशेष रूप से हिमालयी सीमांत क्षेत्रों के चुनौतीपूर्ण भूभागों में संचालन के लिए उपयुक्त होगा। H-125 नामक एक सैन्य संस्करण का निर्माण भी उच्च स्तर पर स्वदेशी घटकों के प्रौद्योगिकी के लिए किया जाएगा, ठीक है। और उत्पाद कहाँ होगा? मेक इन इंडिया में, मतलब मेड इन इंडिया में। H-125 हेलीकॉप्टर की पहली डिलीवरी 2027 की शुरुआत में होने की उम्मीद है, ठीक है। और एयरबस और टाटा की साझेदारी में इसको बनाया जाएगा। तो ये है एयरबस का भारत से संबंध लगभग 60 वर्ष से भी अधिक पुराना है। एयरबस पहले से ही भारत में व्यापार करती हुई आ रही है, जिसकी शुरुआत चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हॉल HAL हॉल के साथ सहयोग से हुई थी, ठीक है। एयरबस नागरिक और रक्षा दोनों क्षेत्रों में भारत के विमान विकास का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब ये पूरा भारत को सुरक्षा और रक्षा के भी हेलीकॉप्टर देती है और नागरिक के भी हेलीकॉप्टर बना के देती है। तो इस तरह से हमें दोनों तरह से मदद मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन है। इसमें 5 व्यक्ति बैठ सकते हैं और एक पायलट होता है, तो लगभग पूरे 6 इसमें बैठ सकते हैं। तो इसे एयर, मतलब जो हो सकता है फ्यूचर में टैक्सी के लिए यूज़ किया जाए, एयर टैक्सी के लिए, है ना, अगर सक्सेस अच्छा हुआ तो इस तरह से आगे इसको बढ़ाया जा सकता है। तो टाटा और एयरबस ने ये अच्छी पहल की है, ठीक है। तो आप फ्यूचर में उड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब टाटा तो अगर उन्होंने ठान लिया तो उड़ा के रहेंगे तुम्हें, ठीक है। तो चलो, अब भारत को सामरिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए वैश्विक पुरस्कार दिया गया है और जगह का नाम याद रखना, मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच, विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच। तो आपको याद रखना है राजधानी कुआलालंपुर और विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच, यहाँ पर इसको दिया 2025 में दिया गया। भारत की ओर से कौन गया था? मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मांडविया, ठीक है। ग्रहण किया है। भारत ISSA पुरस्कार प्राप्त करने वाला 5वां देश है, ठीक है, 5वां देश। इससे 4 पहले भी ले चुके हैं, तो ये 5वां देश है जो इसके साथ देश सामाजिक सुरक्षा देने वाले दुनिया भर के अग्रणी देशों की सूची में शामिल भी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19%, 2015 में 19% और 2025 में 64.3% हो गया। पहले 19% था, अब सुरक्षा कितनी हो गई? 64.3%। लाभार्थी 940 मिलियन से अधिक लोग हैं। प्रमुख डिजिटल उपकरण कौन सा है? ई श्रम और NCS। और संस्थाएं कौन सी प्रोवाइड कर जाएंगी? EPFO और ESIC, ये संस्थाएं प्रोवाइड कर रही हैं। ये जो पुरस्कार है वो 2013 में चालू किया गया था और सबसे पहला जो पुरस्कार मिला था वो ब्राज़ील को मिला था। सबसे पहला जो पुरस्कार था वो ब्राज़ील को मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है पहला नाम जिसका आ जाए वो तो याद ही रखना भैया, पहला नाम तो याद रख ही लेना है। अगर आपको परवो मरो की स्थिति है के साथ है तो आपको पहला नाम तो याद कर ही लेना, ठीक है, तभी आपको SI में वर्दी मिलेगी। पहले पहले नाम तो सबको याद रखना, पहला राष्ट्रपति, पहला प्रधानमंत्री, छोड़ भी मत देना। उसके बाद चीन, चीन 2016 में, रवांडा 2019 में, आइसलैंड 2022, ये सब पुरस्कार मिले हुए हैं। तो सबसे पहला कौन है? ब्राज़ील, याद रखो। चीन 2016 में, रवांडा 2019 में, आइसलैंड 2022 में पुरस्कार मिला, ठीक है।
तो भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज में वृद्धि का एक प्रमुख कारण डिजिटल सार्वजनिक सुरक्षा है, जो कि ई श्रम के माध्यम से हो रहा है। तो 310 मिलियन से अधिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं से जोड़ने वाला राष्ट्रीय डेटाबेस है। ठीक है, नेशनल करियर सर्विस ई श्रम के साथ जुड़ा यह प्लेटफॉर्म कुशल युवाओं और नियोक्ताओं को वैश्विक अवसरों तक पहुंच प्रदान करता है, बिना सामाजिक सुरक्षा लाभ खोए। मतलब सामाजिक सुरक्षा आपकी पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ये पुरस्कार 2013 में सबसे पहला देश ब्राज़ील जिससे मिला था, दूसरा चीन, रवांडा, आइसलैंड। तो इस तरह से हमें सारे देशों को नाम याद रखना है। तो ये था आज का टॉपिक, आज की करंट अफेयर। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं अपन अगले न्यू टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और वो भी अपने वर्दी पहन सकें। ठीक है, चलिए, तो अब पुलिस का एग्ज़ाम और एसआई का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके लिए तैयारी में जुट जाइए और करंट अफेयर को पढ़ते रहिए रोज़। ठीक है, तो ये तो आपके काम में आएगी, एसएससी में भी काम में आती है, सबसे ज़्यादा तो एसएससी में पूछे जाते हैं करंट से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू ऑल।